राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बेटी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बिमला के पहले एक बेटा था और अब उसका दूसरा प्रसव काल था। इसलिए बिमला की ससुराल में उसकी सास ने अपनी बीमारी की वजह से बिमला को उसके मायके भेज दिया, क्योंकि मायके में बिमला की देखभाल अच्छे से हो जाती। मायके में मदद करने के लिए बिमला के साथ बिमला की भाभी और उसकी छोटी बहन भी थी। वैसे बिमला के पति और सास को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी, क्योंकि बिमला का पहला बच्चा बेटा था। उसके ससुराल वाले तो बस यही चाहते थे कि बच्चा स्वस्थ हो, लेकिन बिमला भगवान से बस यही जो मानती थी कि भगवान बेटा हो। उसे बस बेटे की चाहत थी। उसका मानना था कि बेटी तो ससुराल चली जाएगी, बुढ़ापे में देखभाल तो बेटा ही करेगा। 2 बेटे रहेंगे तो दोनों में से कोई एक तो देखभाल कर लेगा। बेटी पालना भी तो आसान नहीं है, और फिर बेटी की किस्मत पता नहीं कैसा घरवर मिले। बेटी की शादी में कितना भी दहेज दो, मन नहीं भरता दहेज के लालचियों का। और अपना बहुत कुछ देने के बाद भी बेटी के बाप का सिर हमेशा झुका रहता है। ससुराल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दहेज के लिए लड़की के बाप को कर्ज लेना पड़ा है या अपना घर और खेत बेचना पड़ा है। नहीं नहीं, बिमला सोचने लगी, उसे बेटी नहीं चाहिए। वह अपनी बहू को ही अपनी बेटी बना लेगी और अपने बेटे की शादी में वह दहेज भी नहीं लेगी। इन्हीं विचारों में मगन बिमला को अचानक दर्द का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। भाभी ने उसको सहारा देकर उठाया और उसके भाई को कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, अस्पताल जाना है। बिमला की माँ ने जल्दी से आवश्यक सामान बैग में डाला। तब तक बिमला के भाई ने गाड़ी निकाल ली और बिमला की माँ और भाभी ने सहारा देकर बिमला को गाड़ी में बिठाया। माँ ने समझाया, देखो बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक ठाक होगा। बिमला का दर्द बढ़ रहा था, लेकिन दर्द में भी बिमला के दिमाग में बस एक ही बात थी, भगवान इस बार भी बेटा ही देना। बिमला को अस्पताल लेकर जाया गया। वहाँ जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अभी बच्चा होने में समय है। दवाई और इंजेक्शन के साथ डॉक्टर ने हिदायत दिया कि किसी तरह का तनाव ना लें और पूरा आराम करें। कुछ घंटों के बाद बिमला को डिस्चार्ज कर दिया गया और वह सब घर वापस आ गए। माँ ने बिमला को समझाया, बिमला ज़्यादा मत सोचो बेटा और धार्मिक किताबें पढ़ा करो। बिमला का बेटा जो अभी छोटा था, उसका नाम रोहन था, अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा छोटा भाई कब आएगा? मैं उसके साथ खूब खेलूंगा। बेटे को प्यार से पुचकारते हुए बिमला ने कहा, बेटा बहुत जल्दी आपका भाई आ जाएगा, तब तक आप नानू के साथ खेलो। बिमला की छोटी बहन नेहा जो नाश्ता लेकर आई थी और बोली, दीदी आप अच्छे से नाश्ता करके आराम कर लो, मैं मुन्ना को लेकर बाहर जा रही हूँ। नाश्ता करने के बाद बच्चे की कल्पना करते हुए बिमला सो गई। कुछ दिन आराम से बीते। अब वह रोज रामायण पढ़ती और अपने खाने पीने का ध्यान रखती। उसकी माँ ने उसे जो अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ने को ला कर दी थी और बिमला को समझाया था, स्वस्थ माँ का बच्चा ही स्वस्थ होता है और स्वस्थ बच्चा सुंदर होता है। एक दिन बिमला के मायके में खबर आई कि उसकी चचेरी ननंद के ससुराल वालों ने उसे जला दिया है। बिमला सुबह उठी और रोते हुए अपनी माँ से कहा कि दीदी पिछले महीने ही तो ससुराल से भागकर आई थी हमारे यहाँ और वह वापस जाना नहीं चाहती थी ससुराल, लेकिन चाचा जी ने जबरदस्ती दीदी को जो भेज दिया। चाची ने समझाया कि शादीशुदा बेटी ससुराल में अच्छी लगती है। माँ, दीदी इतना तो रही थी कि उसके ससुराल वाले पूरे दानव हैं, वो बता रही थी। दहेज के लिए दीदी को हमेशा दुखी करते थे। जीजाजी भी हाथ छोड़ते थे। दिखाया था दीदी ने चोट के निशानों को। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था माँ। मैंने चाची को भी कहा, मत भेजो दीदी को उनकी ससुराल और दीदी के ससुराल वालों पर पुलिस केस दर्ज कर दो, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब देखो नतीजा। बिमला को अपनी ननंद के जाने का बड़ा दुख था।
पूरा समय होने के कारण बिमला ससुराल नहीं जा पाई। बिमला की माँ ने अपनी बहू और बेटी को हिदायत दी कि वह बिमला का पूरा ध्यान रखें। अब ऐसे मौके पर उनका जाना तो जरूरी था। बिमला की सास की तबीयत भी खराब थी, इसलिए वह अपने पति और बेटे के साथ बिमला के ससुराल गई। जाते समय अपनी बेटी को समझाया, बिमला बेटी ज्यादा मत रहो, रोना और ज्यादा टेंशन मत लेना, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा। जो होना था वो तो हो गया। बिमला अपनी भाभी से बातें कर रही थी। कहने लगी, बिमला भाभी, जब हम बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते तब उसे पराया ही समझते हैं, तो बेटी पालने की जरूरत ही क्या है। मुझे बेटी नहीं चाहिए भाभी। उधर बिमला की माँ जब बिमला के ससुराल पहुंची तो वहाँ सभी बहुत दुखी थे। बिमला की माँ अपनी समधन के पास ही रुक गई और बाकी सब बिमला के ननंद के ससुराल चले गए, जहाँ उसकी ननंद को जला दिया गया था। लेकिन लीपा पोती हुई कि लड़की खाना बनाते हुए जल गई और उसे बचाया नहीं जा सका। बिमला की सास ने बताया कि बहुत तंग करते थे लड़की को, उसकी ससुराल वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या फायदा, लड़की तो वापस नहीं आएगी, बिना मतलब के बात फैलेगी और बदनामी होगी। वह झूठ बोलकर लड़की को बदनाम ही करेंगे। पहले ही ध्यान देना चाहिए था, अब तो जो होना था सो हो गया। बिमला की सास ने अपनी बहू के बारे में पूछा और बताया कि उसकी अपनी बेटी को तो उसके ससुराल वाले आने ही नहीं देते हैं। बेटी को देखने के लिए मन तरस कर रह जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मन में संतोष है कि बेटी अपने ससुराल में खुश है। यह सुनकर बिमला की माँ ने मन में सोचा कि यह भी कहाँ अपनी बहू को मायके आने देती थी, अभी तो मजबूर है तो भेज दिया। लेकिन वह बोली कुछ नहीं, चुपचाप बैठी रही। उनका दिमाग तो बस यही सोच सोच कर परेशान था। वह लड़की क्या अवांछित थी जो उसके मायके वाले उसे अपने पास रख नहीं पाए और मरने के बाद भी उसको न्याय नहीं दिलवाया। कितनी आसानी से उन्होंने इस बात को मान लिया कि लड़की अपनी लापरवाही से मरी है और उसके ससुराल वालों को भी सजा नहीं दिलवाया। इस तरह तो समाज में अपराध ही फैलेगा। तभी बिमला की सास बोली, अरे समधन जी, क्या सोच रही हो उस लड़की के बारे में? लेकिन जब उसके माता पिता ही कुछ नहीं बोल रहे समधन जी, तो हम ही क्या कर सकते हैं। बिमला की सास का एक्सीडेंट हुआ था, तब वह अपनी बहू को दिखाने के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन अचानक रिक्शा पलट गया। वह तो अच्छा हुआ बिमला पहले ही उतर गई थी। अस्पताल से आने के बाद उन्होंने बहू को उसके मायके भेज दिया था। घर नौकर के भरोसे चल रहा था, इसलिए घर बहुत जो फैला हुआ था। कुछ घंटे बैठने के बाद बिमला की माँ अपने घर आने को तैयार हुई। उसके पति और बेटा भी वापस आ गए थे। बिमला की सास ने रुकने का बहुत आग्रह किया, लेकिन बिमला की माँ का पूरा समय बिमला का होने के कारण वह बिमला की ससुराल में ज़्यादा नहीं रुकी। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर आ गए। घर पहुंचकर बिमला की माँ अपनी बेटी के पास पहुंची और उन्हें देखकर थोड़ा अच्छा लगा कि बिमला अपनी भाभी से बातें कर रही थी और उसकी छोटी बेटी खाना बना रही थी। बिमला ने अपनी माँ से अपनी ससुराल के बारे में पूछने लगी, लेकिन माँ ने कहा पहले नहाने तो दे, और वह नहाने चली गई और उनकी बहू सबके लिए चाय बनाने चली गई। बिमला को देखकर लग रहा था कि बच्चा आजकल में ही होगा। बिमला सोच रही थी कहीं यह बच्चा अशुभ तो नहीं। बच्चे के पेट में आने के बाद ही उसकी सास बीमार हुई है और अब उसकी सहेली जो ननंद थी, सहेली के बराबर थी, वो भी मर गई। पति का बिजनेस भी घाटे में चल रहा है। नहाने धोने के बाद जब सब चाय पीने लगे तो माँ ने बिमला के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बिमला तुम्हारी सास ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचा करो। और अपने बेटे से कहा कि बेटा गाड़ी में पेट्रोल भरवा कर तैयार रखना, और अपनी बहू से कहा कि आवश्यक सामान बैग में डालकर बैग तैयार रखना, किसी तरह की लापरवाही मुझे नहीं चाहिए। बिमला अपनी ससुराल के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने बात करने से मना कर दिया। वह अपने नाती के साथ खेलने में व्यस्त थे। बिमला आराम करने के लिए अपने कमरे में आई और बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गई और सोचने लगी। भाभी कह रही थी इस बार तो जो सबके बेटा ही हो रहा है, तो दीदी तुम्हारे भी बेटा ही होगा। रात को करीब 2 बजे थे। बिमला को दर्द शुरू हो गया
उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ ने जल्दी से उसके भाई को उठाया और गाड़ी निकालने के लिए कहा और जल्दी से बिमला को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने तुरंत बिमला को एडमिट कर लिया। लेडीज डॉक्टर ने जांच करके बताया कि दर्द शुरू हो गए हैं। लगभग 4-5 घंटों में बच्चा होने की संभावना है। उम्मीद है बच्चा नॉर्मल ही होगा। आप लोग बाहर वेटिंग रूम में इंतजार करिए और रिसेप्शन पर फार्म भरकर पैसे जमा कर दीजिए। बिमला के पिता ने अपने दामाद को फोन करके बता दिया कि बिमला की माँ वहीं वेटिंग रूम में बैठकर मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। वह चाहती थी कि बेटा हो या बेटी, बस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। सुबह के 5 बज रहे थे जब नर्स ने आकर खुशखबरी सुनाई कि बिमला का बेबी हो गया है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। आप बच्चे का कपड़ा और तौलिया दे दो। बिमला की माँ ने पूछा, बेटा हुआ है या बेटी? नर्स ने कहा, 20 मिनट में हम बच्चा दिखा देंगे, आप खुद देख लेना। और वह कपड़े लेकर चली गई। नॉर्मल डिलीवरी हुई है, यह जानकर उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी कि बेटा हुआ है या बेटी। पता नहीं नर्स ने क्यों नहीं बताया। खैर जो भी हो, स्वस्थ हो। अब बिमला का भाई चाय लेकर आया और बोला, माँ चलो चाय पी लेते हैं। माँ बोली, ठीक है बेटा, घर में फ़ोन करके बता देना बेटा बहू को जो वो थोड़ा सा हरीरा बना कर ले आएगी और बच्चे के कपड़े भी ले आएगी। और सब आराम से चाय पीने लगे। बिमला के पति और ससुर भी आ गए थे। बिमला के भाई ने घर पर फ़ोन किया तो उसकी पत्नी ने पूछा, भांजा हुआ या भांजी? तो बिमला के भैया ने बोला, नर्स ने यह तो नहीं बताया, लेकिन कुछ देर में पता चल जाएगा। तुम जल्दी से बिमला के लिए हरीरा बना लाओ और तैयार हो जाओ। मैं रोहन को भी तैयार कर दो, मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आ जाऊँगा। कुछ देर बाद नर्स ने बिमला के परिवार वालों को बुलाया और बेबी को दिखाया। बच्चा बहुत ही सुंदर था। बेटी थी लेकिन बहुत प्यारी। अपनी नातिन को गोद में लेकर बिमला की माँ खुश हो गई। नर्स कहने लगी कि 2 घंटे बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप सब मिल लीजिएगा। बिमला की माँ ने फ़ोन करके समधन को बताया तो वह भी खुश हो गई। कहा, चलो परिवार पूरा हुआ। एक बेटा था, एक बेटी हो गई। 2 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई और सब घर आ गए। असहनीय दर्द के बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो माँ अपना सारा दर्द भुला देती है। बिमला को जब पता चला कि उसे बेटी हुई है तो बिमला थोड़ी उदास हो गई। उसे तो बेटे की उम्मीद थी, लेकिन यह भी तो उसकी संतान थी। उसने अपनी बच्ची को गोद में लिया। उसका बेटा रोहन भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो रहा था। जिस दिन अस्पताल से घर आना था उसी दिन पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। सब अस्पताल में थे, इसलिए जान का तो नहीं, लेकिन माल का काफ़ी नुकसान हुआ। बिमला कहती है, माँ ये बच्ची अशुभ है, इसके आने से पहले ही घर में आग लग गई। माँ ने बिमला को डांटते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते, आग बच्ची के कारण नहीं, लापरवाही के कारण लगी है। बच्ची तो लक्ष्मी है, इसीलिए तो सब बच गए। बिमला की सास की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी। प्लास्टर कट गया था, इसलिए अब थोड़ा बहुत चलने लगी थी। नौकरों की सहायता से उन्होंने अपनी बहू के लिए गोंद के लड्डू बनवाकर भिजवा दिए थे। 3 महीने मायके में रहने के बाद बिमला अपने ससुराल वापस आ गई थी। उसका बेटा रोहन अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश था। बेटी जिसका नाम नाना ने रमा रखा था। दादी उसको गोद में लेकर प्यार करती थी। दादी कहती है, नजर न लगे मेरी बच्ची को, बहुत सुंदर है। रोहन अपने बाल सुलभ अंदाज में पूछता और मैं सब हंस पड़ते। दादा अपने पोते को गोद में उठाकर कहते, मेरा पोता सबसे सुंदर है। बिमला का पति कमल भी बहुत खुश था। इस तरह हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन जो कमल और उसके पिता दोनों बहुत परेशान होकर घर आए। पूछने पर बताया कि उसके बिजनेस पार्टनर ने बेईमानी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और कंपनी बेचकर और उसके नाम से बहुत कर्ज लेकर कहीं चला गया और अब कर्जदार अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। अब इतना पैसा वो लोग कहाँ से लाएंगे? तभी फ़ोन की घंटी बजी
और कोई धमकी देने वाले अंदाज में बोला, यदि 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं हुए तो मैं पुलिस केस दर्ज करवाऊंगा। यह सुनकर कमल के पापा को अटैक आ जाता है। तुरंत सब अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और कुछ दिनों के बाद ही कमल की माँ भी अपने पति के पास चली गई। वह अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेचारा कमल अनाथ हो गया, लेकिन काम तो करना ही था। अपने समाज में जीवित को भोजन ना मिले, लेकिन मृत्यु भोज करना बहुत आवश्यक है। ससुराल वाले सब आए थे, मदद करने को तैयार भी थे, लेकिन स्वाभिमानी कमल ने मदद लेने से मना कर दिया। उसने अपना घर गिरवी रखकर अपने माता पिता का श्राद्ध और मृत्यु भोज संपन्न किया। कमल ने अपनी पत्नी बिमला और अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर विचार किया, अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ का सब बेचकर सबका उधार चुकता कर दूंगा। साले ने समझाया कि जीजाजी, थोड़ा ना लिया था आपने, अपने पार्टनर को ढूंढो, आपने थोड़ी ना कर्ज लिया है। कमल ने कहा, अब क्या फायदा साले साहब, गलती तो मेरी ही थी कि मैंने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया। अब उसको सजा भगवान देंगे। माँ बाप के बाद यहाँ रहना मुश्किल है, फिर वे गुंडे टाइप के लोग हैं, अपना पैसा तो छोड़ेंगे नहीं। कहीं उन्होंने मेरे बच्चों को परेशान किया तो, और फिर अब मैं यहाँ काम भी क्या करूँगा। मैंने सोच लिया है, यहाँ का सब बेचकर सबका कर्जा चुका दूंगा और फिर हम दिल्ली चले जाते हैं। बिमला के मायके वाले यह सुनकर उदास हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। बिमला के पिता ने पूछा, और दिल्ली में क्या करोगे जमाई जी? तो कमल ने कहा कि उसका एक दोस्त है जो उसका ममेरा भाई भी है, उसने मदद का भरोसा दिलाया है। उसने कहा है प्रिंटिंग प्रेस में जगह खाली है जहां कमल को नौकरी मिल सकती है। बिमला के पिता ने कहा, ठीक है दामाद जी, जैसी आपकी मर्जी, आप चाहो तो बिमला और बच्चों को हमारे पास छोड़ सकते हो। कमल ने कहा, नहीं, इनका साथ जाना ही ठीक होगा। तो कमल के ससुर जी बोले, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, कोई मदद की जरूरत हो तो कहना, और अब हम चलते हैं। बिमला के मायके वाले चले गए और कमल भी बाहर चला गया ग्राहक ढूंढने। कमल बच्चों के साथ जो खूब खुश था, लेकिन माँ बाप का दुख उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। ऊपर से कर्ज वाले लोग उसे परेशान कर रहे थे। बिमला बच्चों के साथ बैठी सोच रही थी, अभी साल भर पहले सब कितना अच्छा था। रमा के पेट में आते ही सब गड़बड़ हो रहा है। कहीं ये लड़की अपसुगनी तो नहीं है। मुझे इस लड़की की जो जरूरत ही नहीं थी। लड़की तो बस पालो पोसो, फिर अपने ससुराल की। ससुराल वालों की मर्जी होगी तो आने देंगे, नहीं तो नहीं। लड़की से तो मुंह लगाना बेकार है। अगले दिन कमल की जिंदगी काफी व्यवस्था भरी थी। माँ बाप के जाने का दुख था और आगे की जिंदगी भी निश्चित नहीं थी। अपना पुश्तैनी घर का भी मोह था। उसके पास 3 कमरों का पुश्तैनी घर, जिसमें एक छोटा सा आंगन भी था जहाँ उसका बचपन बीता था। एक और छोटा सा खेत था, लगभग 2 बीघे का। एक छोटा सा बगिया था। यदि पार्टनर ने बेईमानी नहीं की होती तो बिना बिजनेस के भी गांव में रह सकता था। वह कर्ज जो उसने लिया ही नहीं था, लेकिन उसे ही चुकाना था। फिर भोज के लिए उसने अपना घर गिरवी रख दिया था। काफी प्रयासों के बाद खेत और बगीचे से अच्छे पैसों में बिक गया। उसने कर्ज के पैसे वापस कर दिए और साहूकार से अपना घर भी छुड़वा लिया। अब उसे घर बेचने की जरूरत नहीं थी। घर बेचने की उसे खुशी थी कि घर उसका बच गया, कि उसका घर बिका नहीं, क्योंकि इंसान कहीं भी जाए वापस तो अपने घर ही आना है। अब कमल को दिल्ली जाने की तैयारी करनी थी। कमल और बिमला सभी आवश्यक सामान की पैकिंग करने लगे। आखिर गांव छोड़ने का समय आ गया था। बिमला के मायके वाले मिलने आए। बिमला की माँ बहुत उदास थी। आखिरकार माँ जो थी, अपनी बेटी को शहर भेजते हुए उसे चिंता हो रही थी। वह लगातार हिदायत दे रही थी, बच्चों को ठीक रखना, रमा पर ज्यादा ध्यान देना, वह अभी बहुत छोटी है। वे लोग स्टेशन तक छोड़ने आए। जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वे सब वहीं खड़े रहे। दिल्ली स्टेशन पर कमल का दोस्त अमर खड़ा था। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा किराए का मकान ढूंढ रखा था।
मकान छोटा था और कच्ची कॉलोनी में था, लेकिन किराया कम था। अपना सामान रखने के बाद अमर के घर वो गए। खाने का इंतजाम अमर ने कर रखा था। देर रात तक बातें होती रहीं, भविष्य की योजनाएं बनती रही। रात बहुत हो गई थी, बच्चे भी जो सो गए थे, इसलिए कमल और बिमला घर आ गए। सवेरे प्रिंटिंग प्रेस जाना था, जहां काम मिलने की उम्मीद थी। यात्रा की थकान थी, सब गहरी नींद में सो गए। कमल को प्रेस में नौकरी मिल गई। गरीब माहौल में घर अच्छे से चलने लगा। जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। रोहन अब 5 साल का हो गया था। उसका स्कूल में नाम लिखवा दिया गया। रमा भी साल भर की होने वाली थी। अब वो चलने लगी थी। उसके मुंह से पापा सुनकर कमल अपनी सारी थकान भूल जाता था। वैसे बिमला को यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन करती भी क्या, रहना तो यहीं पर था, कमल के पास। कमल को अब दिल्ली आए हुए 2 साल हो गए थे। प्रेस की इस नौकरी में पैसे बहुत कम थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, सो खर्चे भी बढ़ रहे थे। कमल निरंतर प्रयास में था कि अच्छी नौकरी के लिए, और एक दिन किस्मत काम कर गई। एक अच्छे संस्थान में अच्छी पोस्ट पर कमल को नौकरी मिल गई। सैलरी भी अच्छी थी। कमल बहुत खुश था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब वह अच्छी जगह घर ले सकेगा, बेटे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकेगा। खुशी खुशी वह घर पहुंचा, अपनी पत्नी बिमला को खुशखबरी देने। लेकिन घर पहुंचकर देखता है कि बिमला बेहोश है और बच्चे रो रहे हैं। कमल जल्दी से अपने दोस्त अमर के घर बच्चों को छोड़कर आया और बिमला को डॉक्टर के पास लेकर गया। जांच कराने पर पता चला कि बिमला प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ाते ही कुछ समय बाद जो बिमला को होश आ गया। दवाइयां लेकर कमल बिमला के साथ घर वापस आ गया। घर में अमर की पत्नी मीना आ चुकी थी। मीना ने खाना बनाकर बच्चों को खिला दिया था। कमल समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसका परिवार पूरा हो चुका है, लेकिन अबॉर्शन कराना तो पाप है। अब तक अमर भी आ जाता है और उसे नई नौकरी के लिए बधाई देता है। मीना चाय बनाकर सबको देती है। कमल बच्चे के बारे में बताता है तो मीना कहती है, भाई साहब, लगता है बच्चा बहुत किस्मत वाला है, तभी तो उसके आने से पहले आपको अच्छी नौकरी लग गई। अमर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। मीना कहती है, आप चिंता मत करो, और बिमला और उसके बच्चों की देखभाल मैं कर लूँगी। बिमला मन ही मन खुश होती है कि इस बार बेटा ही होगा। 2 बेटे तो होने चाहिए। बेटी तो बड़ी होकर अपने घर चली जाएगी, बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही बनेगा। सब समय का खेल है, अच्छा या बुरा। हम किसी को खुशकिस्मत या बदकिस्मत मान लेते हैं। यह बच्चा खुशकिस्मत था। कमल का समय अभी अच्छा चल रहा था, और जब समय अच्छा हो तो सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। एक दिन कमल का वह पार्टनर जिसके कारण कमल को दिल्ली आना पड़ा था, वह उसके पास आया और पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। बोला, कमल भाई, मुझे माफ़ कर दो, मेरी नीयत में खोट आ गया था, जिसके कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कमल अपने पैर खींचते हुए कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तब वह कहने लगा, मुझे मालूम है भाई, लेकिन मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। इस पैसों ने जो मुझे बहुत पैसे वाला तो बनाया, लेकिन मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरी सब खुशी खत्म हो गई। बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता लगाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, कहकर पार्टनर ने पैसा कमल को दिया और चला गया। कमल ने आवाज़ लगाई, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक पैसों से घर में खुशी की लहर आ गई। अब बिमला ने सुझाया कि हम गांव में खेत खरीद ले, तो वह कहने लगा, नहीं, गांव में घर है वही बहुत है। दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, अब हमें यहीं रहना है, यहीं कुछ देखते हैं। अपने दोस्त की मदद से कमल ने एक प्लॉट खोजा, जहाँ खेत कटकर कॉलोनी का निर्माण हो रहा था। वहीं पर 100 गज का प्लॉट लेकर 2 कमरों का घर बनाया। बच्चे होने के बाद नए घर में जाने का विचार बना, क्योंकि यहाँ पर अमर और उसकी पत्नी का सहारा था। बिमला बहुत खुश थी। वह मानने लगी थी, यह बच्चा तो बहुत खुशकिस्मत है। इसी बच्चे की किस्मत से हमें घर मिला है, अच्छी नौकरी मिली है। बिमला अपना अच्छे से ध्यान रखने लगी। वह सोचने लगी, बच्चा स्वस्थ और सेहतमंद होने वाला चाहिए।
और इधर बिमला के प्रसव का समय नज़दीक आ गया था। इसलिए कमल जो बिमला और बच्चों को बिमला के मायके छोड़ आया। वैसे भी 2 साल से ज़्यादा हो गए थे आए हुए। फिर यहाँ देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। अमर की पत्नी मीना को भी गांव जाना था। उसकी सास बीमार थी, इसलिए उसका जाना जरूरी था। गांव का खुला वातावरण बच्चों को बहुत पसंद आया। अपने नाना नानी के साथ बच्चे बहुत खुश थे। रमा को तो नानी बहुत प्यार करती थी। इस बार बिमला भी भगवान ने सुन ली। बिमला को बेटा हुआ, सब खुश थे। 6 महीने के बाद कमल उसको लेने के लिए आया। परिवार में बच्चे आसानी से पल जाते हैं। माँ को कुछ पता नहीं चलता। अकेले बच्चों को संभालने में दिक्कत होती है, लेकिन जाना तो था ही। जाते जाते समय बिमला की माँ ने बिमला को समझाया, बेटी का ध्यान रखना, उसे भी बेटों की तरह प्यार करना। जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, बेटी जिस घर में खुश रहती है, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। लेकिन बिमला के दिमाग में यह बात घुसी ही नहीं। वह तो रमा को अशुभ समझती थी। सबसे विदा लेकर वे लोग अपनी कर्म भूमि दिल्ली आ गए। कमल ने किराए पर घर खाली कर दिया और अपने घर में आ गया। अपने घर में आकर बिमला ने संतोष की सांस ली। अपना घर तो अपना होता है। कमल का जीवन बहुत ही व्यस्त था, लेकिन सुखमय था। सुबह से शाम तक नौकरी और शाम को अपने बच्चों के साथ उसे रमा बहुत पसंद थी। बेटी तो वैसे भी बाप की लाडली होती है। शनिवार और रविवार को कमल प्रिंटिंग प्रेस में जाता था। वहाँ के मालिक से उसकी दोस्ती हो गई थी। कमल वहाँ पर प्रूफ रीडिंग का काम करता था। इससे कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। समय बीतता गया। रोहन अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा, लेकिन बिमला ने रमा का नाम सरकारी स्कूल में लिखवाया। कमल ने विरोध किया, लेकिन बिमला ने उसकी बात नहीं सुनी। बिमला ने कहा, पढ़ाई तो सरकारी स्कूलों में भी होती है। पढ़ने वाली होगी तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेगी। हमें इसकी शादी में भी तो खर्च करना पड़ेगा। कमल मन मार कर रह गया, लेकिन पत्नी के आगे उसकी चलती नहीं थी। कमल अक्सर देखा करता था कि जो बिमला रमा को उतना प्यार नहीं करती जितना अपने बेटों से करती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता था। फिर उसके पास उतना समय भी नहीं था। और फिर बिमला रमा की अपनी माँ थी, कोई सौतेली तो नहीं जो कि कोई सवाल खड़ा करता। बिमला का छोटा बेटा मोहन भी अब 5 साल का हो गया था। उसे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाला गया। रमा 8 साल की हो गई थी। वो समझने लगी थी कि माँ उसे प्यार नहीं करती, लेकिन क्यों यह समझ उसे नहीं था कि रमा ने जिद किया उसे भी भाई के स्कूल में ही जाना है। वह अपने स्कूल में नहीं पढ़ेगी, तो बिमला ने उसे झिड़क दिया और चल चुपचाप अपने स्कूल जा, और नहीं जाना तो मत जा, घर का काम कर। लड़की को घर का काम ही तो काम आता है। रमा रोने लगी। कमल ने रमा को गोद में उठाया और बिमला से कहा, तुम हमेशा रमा को ही क्यों डांटती हो? जब 2 बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं तो तीसरा क्यों नहीं? इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती। बिमला रमा को मनहूस बोलती तो कमल को गुस्सा आ जाता। वह चिल्ला उठा, कितनी बार कहा है तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता? सब लिखा होता है, संजोग होता है, कोई मनहूस नहीं होता। खबरदार जो आज के बाद मेरी बेटी को कुछ कहा। माँ बाप को लड़ते देख मासूम रमा सहम जाती और अपने पापा से लिपटकर बोलती, पापा माँ को मत डांटो, मैं माँ की सारी बातें मान लूँगी, आप लोग लड़ो मत, मैं अपने स्कूल चली जाती हूँ। और वह भी बहुत अच्छा कहकर कमल अपनी बेबसी को छुपाते हुए कहता, हाँ बेटा, स्कूल सबसे अच्छा ही होता है, बस मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। रमा स्कूल चली जाती। कमल भी बिना खाए पिए ऑफिस के लिए निकल जाता। बिमला सोचती है, आज रमा के कारण कमल उस पर गुस्सा हुआ है और बिना खाए ही चला गया। सच में ये लड़की तो मनहूस है। मैं तो बेटी चाहती ही नहीं थी, यह तो अवांछित बेटी है और यह बेटी मेरे लिए सही नहीं है। मुझे यह बेटी नहीं चाहिए थी। बिमला दिल की बुरी नहीं थी, बस कम पढ़ी लिखी थी। उसके ज़माने में खासकर गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लड़कियों का कार्य क्षेत्र घर में ही था। जो लड़की घर के कार्य में होशियार हो वह समझदार मानी जाती थी। सपने देखने की उम्र में तो उनकी शादी हो जाती थी। फिर घर गृहस्थी, बाल बच्चे, बस यही उनकी दुनिया होती थी।
ससुराल ही उनका घर। शादी के बाद मायके में केवल एक मेहमान की तरह ही जा पाती थी, वह भी ससुराल वालों की मर्जी से। बाप की संपत्ति पर बेटी का कोई अधिकार नहीं था। मायके वाले अपनी खुशी से जो दें वही बहुत था। बिमला समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी कि अब पहले वाला जमाना नहीं रहा और वह अब गांव में नहीं शहर में रहती है। अब तो गांव में भी लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा है। लड़कियों की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। लड़की भी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। लड़की भी सपने देख रही थी, आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। समाज में ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं, विशेष रूप से दहेज का दानव लड़कियों की शिक्षा के साथ ही खत्म होगा। लेकिन बिमला कुछ समझने को तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में तो बस यही बैठा हुआ था, बेटी तो पराई अमानत है, बुढ़ापे का सहारा तो बस बेटा ही है। कमल के डांटने से नाराज बिमला काफी देर तक बस बैठी ही रही। अचानक उसे ध्यान आया, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है। रोहन और रमा तो खुद से ही आ जाते हैं, लेकिन मोहन को लाने जाना होता है। बिमला जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। मोहन को स्कूल से लाने के बाद बिमला जल्दी से खाना बनाने लगी। तब तक रमा और रोहन भी आ गए थे। हाथ पैर धोकर बच्चे खाना खाते हैं। रमा अपनी माँ से खाने को कहती है, लेकिन बिमला मना कर देती है। अब कमल गुस्से में बिना खाए पिए गया था, इसलिए बिमला ने भी कुछ नहीं खाया। उसका खाने पीने का मन नहीं था। रमा के खाना खाने के बाद बिमला उससे जो घर के कामों में मदद करने को कहती है। रमा को अभी स्कूल का होमवर्क करना था, लेकिन माँ का उदास चेहरा देखकर वह चुपचाप माँ के साथ काम करने लगती है। रमा का बाल सुलभ मन यह सोचकर दुखी था कि माँ घर का काम करने को केवल उसे ही क्यों कहती है। मोहन तो चलो बच्चा है, लेकिन माँ भाई को कभी भी घर का काम नहीं करवाती। भाई तो स्कूल से भी बस से ही आता है, उसे तो पैदल ही आना होता है। स्कूल दूर है तो थक जाती है, लेकिन माँ आराम करने के लिए भी भाई को कहती है, उसे नहीं। भाई तो स्कूल से आने के बाद खाना खाएगा, फिर आराम से सो जाएगा। शाम को पढ़ने के लिए ट्यूशन जाएगा और उसके बाद बाहर से जो खेलने में बिजी हो जाएगा। भाई को खेलने के लिए माँ कभी नहीं रोकती, जबकि उसे घर के काम करने को बोलती है। माँ उसे भी भाई की तरह प्यार क्यों नहीं करती, वह समझ ही नहीं पाती। अपनी माँ को उदास देखकर रमा को अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपनी माँ से पूछती है, माँ? कहती है हाँ। तो कहती है, माँ सिर में दर्द है। रमा अपनी माँ के सिर में तेल लगाने लगती है। शाम को कमल जल्दी आ जाता है और पहले की तरह ही हंसकर बच्चों के साथ खेलने लगता है। बिमला चाय बनाने के लिए चली जाती है। ऐसा नहीं था कि बिमला रमा को प्यार नहीं करती थी। हाँ, वह अपने दोनों बेटों, खासकर अपने छोटे बेटे मोहन से ज्यादा प्यार करती थी। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब रोहन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। वह हॉस्टल में रहता था। रमा के भी 12th बोर्ड थी और मोहन अब 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी। परीक्षा खत्म होने के बाद बिमला अपने बच्चों के साथ गांव गई। बिमला के मन में था कि रमा गांव के कुछ तौर तरीके सीख लेगी तो विवाह के बाद उसके काम आएगा। बिमला सोच रही थी, अब रमा का विवाह करवा दिया जाए तो सही रहेगा। वह रमा को आगे नहीं पढ़ाना चाहती थी, लेकिन कमल की जिद थी, वह उसे आगे पढ़ाएगा। कमल चाहता था रमा पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन जाए। इस बात पर बिमला और कमल दोनों में झगड़ा भी होता था। बिमला समझती थी जमाना खराब है, कहीं कुछ हो गया तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस बात पर कमल बहुत नाराज था। उसे अपने बेटी पर पूरा विश्वास था। रमा की समझ में यह बात नहीं आती थी कि जब माँ को भाई को हॉस्टल में पढ़ने भेज सकती है दूसरे शहर में, तो रमा कॉलेज क्यों नहीं भेज सकती रमा को। माँ तो उसको 10वीं के बाद पढ़ाना ही नहीं चाहती थी। वो तो पापा ने जिद की, जिसकी वजह से रमा आगे पढ़ेगी। माँ ने हर बात पर रोक टोक करने में वह खुद को अपने लिए उपेक्षा महसूस करती थी। गांव से जाने के बाद रमा ने देखा कि केवल उसका ही नहीं, सभी लड़कियों का यही हाल है। लड़की मतलब घर का कामकाज। औरतों को घूंघट में काम करते देखकर रमा सोचती, घूंघट में दम नहीं घुटता, और फिर कितना काम करती हैं ये, और फिर भी ताने अलग से सुनती हैं। बहुओं को ससुराल में बहुरानी नहीं, नौकरानी समझ लिया जाता है। गांव के हिसाब से रमा भी विवाह लायक हो गई थी।
उसके लिए रिश्ते सुझाए जाने लगे। जब कमल से पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया। बिमला दिल्ली वापस आ गई। बच्चों के रिजल्ट भी आ गए थे। दोनों बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। बिमला के लाख मना करने के बाद भी कमल ने रमा का एडमिशन करवा दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन रोहन गुस्से में घर पहुंचा और उसने अपनी माँ से कहा कि रमा का किसी लड़के के साथ चक्कर है। उसने अपनी आंखों से देखा है। वह रमा को खींचते हुए घर लाई और रमा ने मना किया कि नहीं भाई, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, मैं किसी से कोई बात नहीं करती, मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं। लेकिन रमा की कोई बात सुनी नहीं गई। हुआ यह था कि रईस बाप का लड़का गगन, जो कॉलेज केवल मस्ती के लिए ही आता था, उसने रमा से दोस्ती करनी चाही, लेकिन रमा ने मना कर दिया तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने रास्ते में एक दिन रमा का हाथ पकड़ना चाहा तो रमा ने उसे कसकर एक थप्पड़ लगा दिया। गगन ने खुद को अपमानित महसूस किया और कहा कि वह थप्पड़ का बदला लेगा। बदला लेने के उद्देश्य से उसने कॉलेज में यह बात फैला दी कि रमा उसे चाहती है, और यह बात किसी तरह जो रमा के भाई रोहन के पास पहुंचा दी गई। रोहन कॉलेज में आया तो जानबूझकर गगन जो रमा के पास आकर बात करने लगा। यह देखकर रोहन को गगन की बात पर यकीन हो गया। वह खींचते हुए रमा को घर लेकर आया। रमा ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल माँ का थप्पड़ मिला। शाम को जब कमल वापस आया तो कमल ने खूब सुनाया। बात ठीक थी, लड़की की गलती ना भी हो तो बदनामी तो लड़की की होती है। अब बिमला ने रमा का कॉलेज जाना बंद करा दिया था। कमल ने कहा कि उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन बात अगर पढ़ने की है तो पढ़ाई पत्राचार से भी हो सकती है। रमा मान गई और पत्राचार से पढ़ने के लिए बिमला को कोई भी दिक्कत नहीं थी। हालांकि कमल का मन कह रहा था इस तरह चुप रहना ठीक नहीं हुआ, इस तरह तो उस लड़के का हौसला और बढ़ेगा, दूसरी लड़कियों को भी परेशान करेगा। लेकिन कमल चुप रहा क्योंकि अपने घर की शांति उसके लिए ज्यादा जरूरी थी। अब रमा पत्राचार के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखती है और बिमला रमा की शादी के बारे में कई लोगों से बातें करती है। कुछ दिनों के बाद मीना, जो रमा के लिए एक रिश्ते के बारे में उसकी माँ बिमला को बताती है। लड़का दूसरे शहर में अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था। लड़के के पिता भी अच्छे पद से रिटायर हैं। अच्छा घर है, गांव में भी काफ़ी ज़मीन है। बाकी लड़के के बारे में तुम पता कर लेना। बिमला खुश हो जाती है और शादी की बात आगे चलती है। लड़का जिसका नाम गगन, उसकी माँ गायत्री ने रमा को एक पार्टी में देखा था। सलवार सूट पहने, नजरें झुकाए, सुंदर मासूम सी रमा उन्हें अपने बेटे गगन के लिए एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। गगन थोड़ा बिगड़ गया था, वह पीने लगा था और किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। खैर यह बात तो छुपाने वाली थी। रमा का रिश्ता आते ही उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शादी के बाद गगन सुधर जाएगा। तुरंत सगाई की तारीख पक्की कर दी गई। कमल अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था रमा कम से कम ग्रेजुएशन कर ले और फिर कोई कोर्स कर ले जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन बिमला ने जिद पकड़ ली और बिमला का कहना था कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। लड़के की तरफ से कोई दहेज की मांग भी नहीं है। उन्हें केवल 2 जोड़ी कपड़े में लड़की चाहिए। लड़का नौकरी भी करता है और लड़के का बाप भी समर्थ है। रिश्ता खुद चलकर आया है, आप मना मत करो। कमल मना नहीं कर सका और शादी के लिए हाँ कह दिया। कमल ने रमा से पूछा, लेकिन रमा ने सिर झुकाकर कहा जैसी आपकी मर्जी, और अपने घर में वह घुटन महसूस करने लगी थी। गायत्री देवी ने झटपट सगाई की तारीख तय कर दी। कमल लड़का देखना चाहता था, लेकिन गायत्री देवी ने कहा कि सगाई में लड़का आएगा तब देख लेना। सगाई हो गई। कमल को लड़का पसंद आया। 2 दिन बाद ही शादी की तारीख पक्की हो गई और शादी भी हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कमल को लड़के के बारे में जानकारी लेने का मौका नहीं मिला। केवल लड़के के बाप की हैसियत देखकर वह विवाह हो गया। तारों की छाँव में विदाई थी। कमल खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए था कि लड़की की शादी अच्छे घर में हो गई। अब रमा को अपनी माँ की उपेक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुखी भी था यह सोचकर पता नहीं ससुराल वालों का स्वभाव कैसा होगा। कमल को इस बात की चिंता थी कि वह
लड़के के बारे में ठीक से पता नहीं लगा पाया। अपनी बेटी को ना पढ़ा पाने का अफसोस भी था कमल को। कमल के आंसू रुक नहीं रहे थे। कमल को रोता देखकर सभी के आंसू आ गए। समधी ने समझाया, आप चिंता मत कीजिए, हम रमा को अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। रो तो बिमला भी रही थी, आखिर माँ थी। रमा अपने पापा से लिपट कर रो रही थी। आखिरकार विदाई हुई और रमा अपने ससुराल आ गई। रमा के ससुराल का घर काफी बड़ा था। रमा की सास ने अपनी बहू का स्वागत बड़े उत्साह से किया था। सभी रीति रिवाज पूरे होने के बाद मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई थी। रमा बहुत सुंदर थी। सबने गायत्री जी को सुंदर बहू लाने के लिए बधाई दी थी। किसी ने पूछा कि दहेज में बहू क्या क्या लेकर आई है। लड़की तो ढंग का कोई गहना भी नहीं लाई। गायत्री देवी ने कहा, चांद सी बहू मिली है, और क्या दहेज चाहिए। गहने तो मैं तब बनवा नहीं पाई थी, अब बनवा दूंगी। वैसे मेरी बहू को किसी गहने की जरूरत नहीं है, उसके संस्कार ही जो इसके गहने हैं। अपनी सास की बात सुनकर रमा का मन बहुत खुश हुआ। उसकी नज़र में अपनी सास की इज्जत बढ़ गई थी। रमा की आंखों में अब सपने तैरने लगे थे। दिन भर जो आंखों ने देखा था सपना, दिन भर में वो रात को एक ही झटके में चूर चूर हो गया था। जब गगन ने कहा कि उसने यह शादी केवल अपने परिवार के दबाव में की है, वह किसी और लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, रमा चाहे तो तलाक ले सकती है, कहकर वह तकिया लेकर सोफे पर सोने चला गया। अपनी किस्मत के बारे में सोचकर रमा पूरी रात रोती रही। वह तलाक भी नहीं ले सकती थी। उसे अपनी माँ का स्वभाव पता था, उलाहने दे देकर जीना हराम कर देगी। अब रमा को अपने पापा पर भी गुस्सा आ रहा था। पापा इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं। बोझ समझकर विदा कर दिया। लड़के के बारे में जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की। आंसुओं में पूरी रात बीत गई। सवेरे होने पर गायत्री ने जब बहू को मुंह देखा तो सब समझ गई। अब उसे इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने बात छुपाकर रमा की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह रमा से माफी मांगती रही। रमा ने अपनी सास के गले लिपटकर जो वह खूब रोई और कहा, माँ जी, मेरी किस्मत में यही लिखा था। गायत्री ने समझाया कि तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। रमा की सास ने कहा, तुम्हारी आज पहली रसोई है, लेकिन तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ, तुम बस परोस देना। तो उधर जो रमा कहती है, माँ मैं खाना बना लूँगी, बस आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है। रमा की सास कहती है, जो तुझे पसंद हो बहू वही बना लेना, कुछ मीठा भी बनाना। पाक कला में माहिर रमा के हाथ का खाना खाकर सब बहुत खुश हुए। रमा की सास ने बहू को नेग में सोने का हार दिया। इतनी योग्य बहू पाकर गायत्री जी बहुत खुश थी। बस वह यही मना रही थी कि गगन उसे अपनी पत्नी मान ले। गगन ने कहा कि उसे वापस काम पर जाना है, लेकिन गायत्री जी के कहने पर पग फेरे के लिए रुक गया। गगन को भी रमा का उदास चेहरा देखकर इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसे शादी से पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे बता देना चाहिए था। गगन दूसरे दिन चला गया। गायत्री के लाख समझाने पर भी वह रमा को अपने साथ नहीं ले गया। रमा ने जिद नहीं की और अपनी सास से बोली, माँ जी मैं आपके साथ रह लूंगी। गगन मेघना को शादी के बारे में बताता है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो मेघना बहुत नाराज होती है और उससे रिश्ता तोड़ने की बात करती है और बदले में 10 लाख भी मांगती है। मेघना का लालच देखकर गगन को बहुत दुख होता है। गगन मेघना को पैसे दे देता और मेघना चली जाती है। गगन सोचता, इस लालची लड़की के कारण मैंने भोली भाली रमा का दिल दुखाया। गगन का अब यहाँ मन नहीं लग रहा था। उसने अपने शहर में ट्रांसफर करवा लिया था। गगन के इस फैसले से गायत्री जी बहुत खुश थी। गगन रमा से माफी मांगता है। रमा कहती है, कोई बात नहीं जी। गगन रमा से कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, परिवार में खुशियां आ जाती हैं। गगन कहता है, कुछ अच्छा सा खाने को बनाओ, बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं। गगन के माँ और पापा दोनों एक साथ कहते हैं, हमारी बहू से अच्छा खाना कोई बना भी तो नहीं सकता। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी प्यारी बहू मिली है। अपनी तारीफ सुनकर रमा खुश हो जाती है और खाना बनाने चली जाती है। रमा सोच रही थी कि उसकी माँ ने तो उसे कभी प्यार नहीं दिया, मायके में उसे हमेशा उपेक्षित ही माना गया। रमा अब बहुत खुश थी। उसके ससुराल में सब उसे बहुत प्यार करते थे। सास तो उसे लक्ष्मी ही बोलती थी। रमा के समझाने पर गगन ने भी पीना छोड़ दिया।
खुशियां और बढ़ गई थीं जब रमा के जुड़वा बच्चे हुए। पोता और पोती एक साथ पाकर रमा के सास ससुर दोनों खुश थे। अब रमा को अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी। उधर हरदम बेटा बेटा कहने वाली बिमला, जो अपना सारा प्यार बेटों पर लुटाती थी, आज एकदम अकेली हो गई थी। दोनों बेटे अमेरिका में सेट हो गए थे, अच्छी तनख्वाह थी। दोनों भाइयों ने वहीं अमेरिकन लड़की से शादी करके वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली थी। उनको अब दिल्ली के घर से में जो घुटन होती थी, उनका मन नहीं लगता था। उनकी पत्नी भी अपने ससुराल से संबंध नहीं रखना चाहती थी। पिता की मौत की खबर सुनकर आए थे तो दोनों ने और उनका अच्छे से श्राद्ध भी किया और कुछ दिन रहकर दोनों भाई अपने परिवार के साथ वापस अमेरिका चले गए। करोड़ों के पैकेज ने उनकी आंखें चुंधिया दी थी। उन्हें अब अपने देश भारत में रहना पसंद नहीं था। अपने बेटों को बुढ़ापे का सहारा मानने वाली बिमला को किसी बेटे ने अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं समझी। अकेलेपन ने बिमला को बीमार कर दिया। उम्र भी हो गई थी, अपने लिए खाना बनाना भी मुश्किल काम था। पैसों की तो कमी नहीं थी, दोनों बेटे भेजते थे और फिर पेंशन भी मिल जाती थी। लेकिन एक समय के बाद पैसों की नहीं, बच्चों की जरूरत होती है और बिमला के बच्चों के पास समय नहीं था। वे दोनों भाई माँ को अपने साथ रखना भी नहीं चाहते थे। वे दोनों अपने अपने परिवारों के साथ खुश थे। परिवार में माँ भी होती है, यह बात वो भूल चुके थे। बिमला ने बेटी को तो संतान माना ही नहीं था, फिर किस मुंह से वह रमा को आने को बोलती। यदि रमा की किस्मत और स्वभाव अच्छा नहीं होता तो उसकी जिंदगी तो बिगड़ गई होती। वह तो किस्मत अच्छी थी कि गगन बदल गया था। बिमला बुखार में तड़प रही थी, कोई पानी देने वाला भी नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी तरह बिमला ने दरवाजा खोला तो देखा रमा और उसके ससुराल वाले आए थे। समदन ने कहा, बहन जी, हम आपको लेने आए हैं, आप अकेले नहीं रहेंगी। बिमला कुछ कहती इससे पहले रमा ने कहा, माँ, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ, आप मुझे पराया क्यों समझती हो। गायत्री जी ने जो बिमला को समझाया, अब वह जमाना नहीं है जब बेटी के घर रहना गलत मानते थे। अब बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, बल्कि बेटी खास है। बिमला को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह रमा के गले लगकर रोना चाहती थी और रोने लगी। बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा से तुझे अपनाया नहीं, हमेशा से तुझे बोझ समझा, अवांछित समझा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि बुढ़ापे का सहारा तो बेटा होते हैं, लेकिन मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मेरी बेटी बनी है। गायत्री हंसकर बोली, आपका नहीं, मेरी भी बेटी है ये। दो माँ का प्यार पाकर रमा मुस्कुरा उठी और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगी। अब वह बिमला को अपने साथ अपने ससुराल में रखने लगी और अपनी माँ की अच्छे से सेवा करने लगी। अब ससुराल में जो गायत्री जी भी बिमला का अच्छे से ख्याल रखती थी। कभी भी उन्हें यह एहसास नहीं होने देती थी कि वो अपनी बेटी के घर रह रही है। हमेशा से अच्छे से उनके साथ व्यवहार करती थी बिमला को, ताकि ये न लगे कि वो अपनी बेटी के घर है। अब बिमला को रह रहकर रमा के साथ किया हुआ अपना व्यवहार याद आता था। वह अपने बेटों के कितना प्यार करती थी। कभी बेटी को उसने प्यार से बोला तक नहीं था। यह सब सोचकर वह बहुत पछताती थी। रमा कहती थी, माँ, इस तरह पछताने से कुछ नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। अब रमा जो बिमला अपनी बेटी को गले लगाकर उसे बहुत प्यार देती थी, उसके बच्चों को सीने से चिपकाई रहती थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।